लास्ट फैक्टर जिस पे EDTA रिएक्शंस डिपेंड कर रहे होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप यूज़ करेंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है रिएक्शंस का वो इंक्रीज़ होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। इन जो है फैक्टर्स को आप इन कंप्लीट हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नाउ मूव टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ EDTA टाइट्रेशंस, ठीक है। EDTA या जनरली डिफरेंट टाइट्रेशंस को डिफरेंट टाइप्स में किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स में हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो EDTA टाइट्रेशंस की 4 मेन टाइप्स हैं: डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन एंड इनडायरेक्ट टाइट्रेशंस। मोस्टली जितने भी मेटल्स हम लोग या एनालाइट होते हैं उनकी बेसिस पे ये डिफरेंट टाइप्स हैं EDTA की। उनकी बेसिस पे समटाइम्स ऐसे होता है कि EDTA और मेटल का जो है डायरेक्ट उसका मतलब फ़ौरन से रिएक्शन हो जाता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि वो मेटल EDTA में डिज़ोल्व नहीं होता। समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई भी मेटल EDTA के साथ फ़ौरन से रिएक्शन नहीं देता बल्कि स्लो रिएक्शन देता है। ये इन तमाम को डील करने के लिए डिफरेंट टाइप्स EDTA की डिस्कस की जाएंगी। बट इन सब को डिस्कस करने से पहले आप लोग ये बात माइंड में रखें कि हमेशा मेटल जो है EDTA के साथ 1:1 रेशो में रिएक्ट करता है। मेटल पे जो भी चार्ज हो, +2 हो, +3 हो, +4, जो भी मेटल पे चार्ज हो वो हमेशा EDTA के साथ 1:1 रेशो में जो है रिएक्ट करेगा, ये कम्प्लेक्स बनाएगा। 1:1 रेशो का क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा EDTA के मोल्स होंगे उतने ही मेटल के मोल्स उसके साथ रिएक्ट करेंगे। इट मीन्स कि 1 मोल अगर मेटल है तो 1 मोल ही EDTA उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो हम अगर हमारे पास एक चीज़ के मोल्स हों तो हम सेकंड चीज़ के मोल फाइंड कर सकते हैं, या हमें पता होगा कि ऑटोमेटिकली अगर एक चीज़ के मोल 1 है तो सेकंड चीज़ का सेकंड जो EDTA या मेटल है उसका भी मोल 1 होगा। तो ये तमाम जितने भी टाइट्रेशन की टाइप्स हैं इनको डिस्कस करते हुए ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। फर्स्ट जो हमारी टाइप है दिस इज डायरेक्ट टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशन जैसे आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशंस को पढ़ा है, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर आप टाइट्रेशन को माइंड में रखें तो उसमें क्या होता है कि एक चीज़ को हम लोग टाइट्रेंट जो होता है उसको हम इसमें ब्यूरिट में ले लिया जाता है, एंड जो सेकंड जो टाइट्रेंड होता है जो एनालाइट होता है जिसे फाइंड किया जाता है वो उसको इसमें आप लोग टाइट्रेशन फ्लास्क में ले देते हैं और इन दोनों की टाइट्रेशन करते हैं उस टाइम तक जब तक एंड पॉइंट या कलर चेंज नहीं होता। तो सिमिलरली डायरेक्ट टाइट्रेशन में भी यही होता है कि EDTA को एज अ टाइट्रेंट लिया जाता है एंड जो भी एनालाइट है हमारा मेटल है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो भी हमारे पास मेटल आयन है जिसे हमने डिटेक्ट करना है वो इस टाइट्रेशन फ्लास्क में लिया जाता है। EDTA को ब्यूरिट से टाइट्रेशन फ्लास्क में तब तक डाला जाता है जब तक कलर चेंज ना हो। जो कलर चेंज है वो हमारा फाइनली एंड पॉइंट होगा, ठीक है। इस डायरेक्ट टाइट्रेशन के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, प्रोज हैं, लाइक ये बहुत ही इजी एंड सिंपल टाइट्रेशन है। इसके अलावा ये सेम ऐसे है एसिड बेस, जैसे मैंने अभी बताया एसिड बेस टाइट्रेशन के अलावा इसके अलावा ये है कि इसमें एंड पॉइंट इजीली फाइंड हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट टाइट्रेशन बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, जब कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस को फाइंड किया जाए या तो वाटर हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए फाइंड किया जाता है। समटाइम्स ये होता है कि कोई हमारे पास जो है फूड मटेरियल है उसमें कैल्शियम का कंटेंट फाइंड करना चाह रहे हो, मैग्नीशियम का कंटेंट फाइंड करना चाहते हो तो उस टाइम ये डायरेक्ट टाइट्रेशन यूज़ हो सकती है, ठीक है। बट इसके कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये है कि ये एक स्लो कम्प्लेक्सेशन रिएक्शन है कि आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ता है EDTA के एडिशन वक्त। और इसके अलावा समटाइम्स ये होता है कि जो एनालाइट का सोल्यूशन है जो कि आप लोगों ने टाइट्रेशन फ्लास्क में लिया होता है उसमें कोई इंटरफेरेंस आयन या जैसे कि पिछली स्लाइड्स में देखा है कि इंटरफेयरिंग आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो EDTA कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने की बजाय उन इंटरफेयरिंग आयन के साथ रिएक्ट कर लेता है और एंड पॉइंट दे देता है।
नेक्स्ट वन है बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन तब की जाती है, अब जैसे अगर आप ये देखें कि डायरेक्ट टाइट्रेशन में मैंने आपको एग्जांपल दिया HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो दोनों एक स्ट्रॉन्ग एसिड था एंड स्ट्रॉन्ग बेस था। जब भी कोई टाइट्रेशन की जाती है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करता है तो फौरन से एंड पॉइंट दे देता है। बट अगर कोई वीक एसिड एंड वीक बेस को रिएक्ट किया जाए तो वो कभी भी शार्प एंड पॉइंट नहीं देता। तो सिमिलरली ऐसे ही है कि बैक टाइट्रेशन में जो हमारे पास मेटल हैं वो डायरेक्ट जो है EDTA के साथ शार्प एंड पॉइंट नहीं देते। उसकी रीज़न ये है कि या तो वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं EDTA की एब्सेंस में, या फिर ये होता है कि एनालाइट EDTA के साथ इतना स्लो रिएक्ट करता है कि वो एंड पॉइंट नहीं देता शार्प। सही है। इसमें एग्जांपल ये दी हुई है कि अच्छा, इसको करने का तरीका ये है कि हमारे पास जो कोई भी हमारे पास मेटल का एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि वो एसिडिक रेंज में हो, उसकी पीएच एसिडिक रेंज में हो। तो सपोज यहाँ अगर आप देखें मैग्नीज का सॉल्यूशन है जो कि एसिडिक रेंज में है। नेक्स्ट ये देखना है कि अच्छा, इसमें आप लोगों ने मेटल को ले लिया है एसिडिक मेटल सॉल्यूशन को, उसके साथ एक्सेस अमाउंट में EDTA को यूज़ करना है। आप लोगों को मैंने लास्ट स्लाइड्स में बताया कि EDTA एंड मैग्नीज जो है 1:1 EDTA एंड मेटल जो है 1:1 रेशो में हमेशा रिएक्ट करते हैं। बट अगर आप यहाँ देखें तो EDTA को एक्सेस अमाउंट में ले लिया हुआ है, ठीक है। और अमोनिया क्या है, एज अ बफर एक्ट कर रहा है। अमोनिया इस वजह से इसमें ऐड किया गया है क्योंकि EDTA न्यूट्रल फॉर्म में है, तो उसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कराने के लिए उसके हाइड्रोजन को EDTA के हाइड्रोजन को जो है आपने देखा था कि अबव pH 12 जो है EDTA रिएक्ट करता है डिफरेंट मेटल्स के साथ, तो इस वजह से अमोनिया बफर यूज़ किया गया है, ठीक है, जो एज अ बेस एज अ बेस भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो EDTA और एसिडिक जब मैग्नीज सोल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो 1:1 रेशो में ये दोनों रिएक्ट करके एक कम्प्लेक्स बना लेते हैं, और जो रिमेनिंग EDTA है, इस कम्प्लेक्स बनाने के बाद जो रिमेनिंग EDTA हमें यहाँ मिलता है उसको एज अ एनालाइट जब आप लोग जिंक सोल्यूशन के साथ टाइट्रेट करते हैं, एनालाइट क्या है, एनालाइट जो है टाइट्रेशन फ्लास्क में लिया जाता है और जिंक सोल्यूशन को ब्यूरिट में लिया जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को रिएक्ट कराने के बाद, इनकी टाइट्रेशन कराने के बाद जिंक EDTA हमारे पास कम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर आप ये देखें, हमें ये पता था कि Mn और जो भी हमारे पास मेटल है वो EDTA के साथ 1:1 रेशो में मिल रही है। अब अगर हमें यहाँ से EDTA जितना भी एक्सेस EDTA है उसे उसकी अमाउंट हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कितना जो था EDTA वो मैग्नीज के साथ रिएक्ट किया था और कितना EDTA जिंक के साथ। सपोज अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ अगर 10 मोल EDTA है तो आप लोग ये देख सकते हैं, या आप ये देख सकते हैं कि यहाँ अगर 50 ml EDTA है और 30 ml मैग्नीज के साथ रिएक्ट कर लिया तो रिमेनिंग जो 20 ml है वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि अगर 30 ml EDTA यहाँ रिएक्ट कर रहा है, इट मीन्स कि मैग्नीज भी 30 ml होगा और उसकी भी सेम मोल्स होंगे जितने के EDTA के होंगे। तो हम बैक टाइट्रेशन के थ्रू जो है अपनी मैग्नीज या एनालाइट है उसे फाइंड कर लेंगे। ओके, यहाँ अगर आप ये देखें, इसकी थोड़ी सी डिटेल दी हुई है। दिस मेटल कैन नॉट बी डायरेक्टली टाइट्रेटेड विद EDTA बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ मैग्नीज हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीज को क्यों नहीं डायरेक्ट EDTA के साथ टाइट्रेट किया जाता है, क्योंकि मैग्नीज हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बन जाता है बेसिक मीडिया में, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ें तो एक्सेस ऑफ नॉन वॉल्यूम ऑफ EDTA is added to acidic solution of manganese salt and then ammonia is buffered to adjust the pH to 10, ठीक है। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया है कि अबव जब बेसिक रेंज में pH होगी तभी EDTA किसी भी मेटल के साथ कम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। उसके बाद जितना EDTA ने मेटल के साथ रिएक्ट करना था उसके बाद रिमेनिंग जितना बचेगा उसको किसी और मेटल के सोल्यूशन के साथ टाइट्रेट किया जाएगा, ठीक है, और उसकी अमाउंट फाइंड की जाएगी कि कितना एक्सेस अमाउंट में EDTA प्रेजेंट है।
नेक्स्ट वन है अल्कालाइमेट्रिक टाइट्रेशन और इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। ठीक है, इनके बेसिक वही है कि एक्सेस, एक चीज़ को एक्सेस में लिया जाता है और जो एक चीज़ है वो लिमिटिंग, एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्ट कर रही होती है, बट इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंस है। लाइक अगर हम बैक टाइट्रेशन में देखें तो हमें एसिडिक मेटल का सोल्यूशन हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो कोई ऐसा एनालाइट लेंगे जो आयन की फॉर्म में